What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जिंदगी में ना अगर आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं तो रेगुलर आप लोग को लगे रहना पड़ेगा, हार नहीं माननी है। अपने जो भी आप लोग टारगेट अचीव करना चाहते हैं ना, उसके लिए अपनी जी जान को झोंक देना है, तो आप लोगों को टारगेट अचीव हो ही जाता है एट द एंड ऑफ द डे। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर किसानों को देखने को मिला। अभी जो पंजाब और हरियाणा के किसान थे वो दिल्ली में तब तक बैठे रहे जब तक उनको यहाँ पर बेसिकली जिस पर्टिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो उनकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो गई। यानी कि उनको जो ये 3 एक्ट थे हमारे देश में आए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो पसंद नहीं आए, तो यहाँ पर ये तब तक वहां पर बैठे रहे। तो आप लोग एक मोटिवेशन ले सकते हैं यहाँ पर, अपनी जिंदगी में मोटिवेशन लेना चाहते हैं कि हाँ यार, यहाँ से भी कि हाँ अगर किसी चीज पर आप लोग उस तरीके से शिद्दत से लगे रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को वो टारगेट अचीव हो ही जाता है। तो देखिए, अगर आप लोग भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे तो आप लोगों को भी आप लोगों का टारगेट जरूर अचीव होगा। तो ये आज का कार्टून भी दे रखा है यहाँ पर द हिंदू के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर ये दिखाया गया कि पहले किसान चल रहे थे आगे आगे और यहाँ पर फार्म लॉ लेकर आए गए गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब किसानों को गुस्सा आया तो फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो फार्म लॉ को लेकर भाग गई। तो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक पिक्चर है जिसको आप लोग देखकर क्या आप लोगों के मन में आता है, आप लोग 40 से 50 शब्दों में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग पूछोगे तो बड़ा ही एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, अप्रिशिएट करने लायक। तो यहाँ पर अभी चीजें जो हैं वो आने वाले टाइम में आप लोगों को कई अच्छे लेवल पर होती नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये आज के फ्रंट पेज पर बातें बताई गई हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा माफी मांगी गई है। बोला गया है कि मतलब मैं जो किसानों को कन्विंस नहीं कर पाया तो उसकी वजह से मतलब माफी मांगता हूं। क्योंकि देखिए, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि वो पर्सन ही खुश नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर वो जरूरी है। तो इसी के लिए जो अच्छा स्टेप मुझे लगा अप्रिशिएट करने लायक गवर्नमेंट का वो है कि इनके द्वारा प्रोमिस किया गया है कि अब एक पैनल बनाया जाएगा जो कि देखेगा क्या क्या जरूरी जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर के इश्यूज को लेकर, उनके ऊपर डिबेट और डिस्कशन करेंगे और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि मिलजुल कर काम करेंगे। अभी जो ये बिल लाए गए थे पार्लियामेंट में पास तो कराए गए थे, पर इनके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ था। बिना डिस्कशन हुए ही ये बिल जो है वो एक्ट बन गए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर जो स्टेट थे, एक तरीके से एग्रीकल्चर उसके अंदर सब्जेक्ट आता है। अभी मैं एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। तो ये जो एक्ट लाए गए थे ये स्टेट के दायरे में घुसकर ये एक्ट बनाए गए थे, यानी कि फेडरल सिस्टम का जो ढांचा है ये माना जा रहा है कि संवैधानिक तौर पर उसको भी फॉलो नहीं किया गया प्रॉपर वे में। तो इसलिए भी यहाँ पर इसके अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो कहने का मतलब ये कि आनन फानन में किया गया कार्य, वो भी इतने लार्ज स्केल पर जो इंपैक्ट डालता है देश के अंदर, वो यहां पर कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, ऐसा यहां पर एक आर्टिकल के अंदर राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, पूरा लो समझाएंगे क्या क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम थी, कहां कहां दिक्कत थी, कैसे इसको इशू को डिस्कस किया जा रहा। तो काफी प्यारा वो आर्टिकल रहने वाला है, ठीक है। एक क्या 2 आर्टिकल है बेसिकली, तो कंबाइन कर उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी ये तो है कि सितंबर 15 से यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई थी और अभी जाकर यहाँ पर कंटिन्यूअस आप लोगों को चलती हुई देखने को मिली। बहुत सारे इश्यूज इसमें बीच में निकल कर आए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यही बोला गया कि जो भी विंटर सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें तीनों जो भी यहाँ पर ये एक्ट हैं उनको रिपील कर दिया जाएगा। और इसके चलते कंप्लीट जो प्रोसीजर होने के बाद में फिर यहाँ पर एक पैनल बनाया जाएगा जो देखेगा कि कैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लेकर आने हैं। देखिए, मानो या ना मानो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के अंदर जिनको सुधारना है, तो गवर्नमेंट उसको लेकर यहाँ पर एक तरीके से तत्पर है। पर लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट तत्पर है, पर लेकिन सबको साथ में लेकर चलना है कि जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है उनको कंफर्टेबल फील करें। तो दोनों ही अपनी जगह सही है। अब देखते हैं किस तरीके चीजों को आगे लेकर चला जाता है। पर हाँ, काफी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का यहाँ पर ये, जो कि जरूरी था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक आज की जो न्यूज है मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले भी डिस्कस की थी। यहाँ पर एक दुखद न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। एक चाय वाला था, तो ये जो चाय वाला था ये अपनी चाय बेच बेचकर पूरी दुनिया में घुमा करता था बेसिकली अपनी वाइफ के साथ में। फंडा यहाँ पर ये था कि ये चाय वाला काफी इंपॉर्टेंट, ये यानी इतने चाय से पैसे नहीं कमा पाता था, पर लेकिन हाँ फिर भी ये बैंक से लोन लेकर क्या करते थे, कई सारी कंट्री में घूम कर आया करते थे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ये लगभग 26 यानी कि लगभग 26 कंट्री ये घूम चुके हैं और लगभग 14 साल की एज, मतलब 14 साल की एज में नहीं, 14 साल के टाइम पीरियड में एज तो काफी अच्छी खासी हो चुकी है। अभी दुखद घटना यह है कि यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। अभी वाइफ जो है वो अकेली रह गई है। उनसे पूछा गया अभी क्या था आगे का प्लान, तो उन्होंने बताया कि अब जापान जाना था और उसके बाद में वियतनाम और कंबोडिया हम लोग को जाना था। तो ये एक तरीके से देखिए काफी अच्छा सफर नहीं। अब मुझे यहाँ पर ये जो न्यूज में देख रहा था एक मतलब शेर याद आ गया, सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। तो कभी भी अगर आप लोगों को जिंदगी में टाइम मिले, जब आप लोग स्टेब्लिश हो जाएं
हालांकि स्टेब्लिश क्या, आप लोग अपनी जिंदगी में टाइम निकालकर कोशिश कीजिए कि टाइम टू टाइम कहीं घूमते रहे। पहले अपने देश को आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है यहाँ पर, अगर जिंदगी में आप लोग ऐसे भी प्लान रखिए कि हाँ ये काम हम लोग को कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को आप लोग सही डायरेक्शन में लेकर भी चल पाएंगे। ओके, आइए अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ओ तेरी आज कोई आर्टिकल ही नहीं आया, गायब हो गया आर्टिकल। एक्चुअली मैं यहाँ पे लगाना भूल गया आज, ठीक है, तो मुझे लगा वो सेव ही नहीं हुआ उसमें, जो पीपीटी मैंने सेव की थी। यहाँ पे पीपीटी मतलब सारी और तो सेव हो रखी है ना, एक मिनट, हाँ और सारी सेव हो रखी है, लास्ट में लगाया और उसको सेव करना भूल गया मैं, ठीक है, बाकी सब डिटेल में देखेंगे और सब कुछ सेव है। चलिए बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो ये वाला आर्टिकल और जो ये वाला आर्टिकल होता है, ये दोनों आर्टिकल है बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यहाँ पर काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ एग्रीकल्चर लॉ के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर संविधान के अंदर जो लिस्ट है यहाँ पर 3 लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है और सेंटर ने क्या बातें की है जो नहीं करनी चाहिए थी, वो सारे मुद्दे इन दोनों आर्टिकल में जानेंगे कंबाइन कर, ठीक है। तो काफी डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप लोग एक फार्मर परिवार से आते हैं, यानी कि आप लोग का जो परिवार है वो किसान है, तो आप लोगों के लिए इंटरव्यू भी यहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल में यहां पर समझेंगे। ये जो मैंने कल आप लोगों से स्टार्टिंग में आर्टिकल डिस्कस किया था, उन्हीं था यहाँ पर एक बच्चे के साथ में जो छेड़खानी की गई थी यहाँ पर, तो उसके चलते जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, अब उसी के ऊपर आर्टिकल आया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी इसके चलते। खासकर ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था कि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल को इंटरप्रिटेशन किया गया, मतलब इस टॉपिक को तो समझेंगे। अभी एक सबसे बड़े बैंक हमारे देश का जो कि एसबीआई, उसके जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम था यहाँ पर प्रदीप चौधरी, ठीक है। प्रदीप चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया तो काफी हड़कंप मच गई, एक इतने बड़े बैंक के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लेना। तो पूरा समझेंगे कि हमारे देश में बैंकिंग रिफॉर्म कहां कहां से आए, क्या क्या बातें हैं। तो बहुत एक अच्छा टॉपिक बनाऊंगा इसको, हालांकि इसके अंदर तो मतलब ज्यादा अच्छी बातें नहीं है, पर लेकिन मैंने काफी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है ताकि आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सके। आज है सैटरडे को यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता है ग्राउंड जीरो आता है, तो यहाँ पर आज फिर जो ग्राउंड जीरो आ रखा है यहाँ पर, तो ये साउथ इंडिया में खासकर जो फिशेज वगैरह होती हैं उसी के साथ में यानी कई बार ड्रग जो स्मगलिंग की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रखी है, किसी लोकल पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो आप लोग इस जो आर्टिकल को जो सैटरडे में आता है उसको स्किप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी के चलते आप लोगों को एक एस्से देखने को मिलता है सैटरडे में, तो वो एस्से जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। सैटरडे में एस्से रहता है और जो आप लोगों का संडे रहता है उसमें एथिक्स का आप लोगों का एक जो पर्टिकुलर पूरा मतलब एक उसमें एक एथिक्स आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें केस स्टडी रहती है। तो ये संडे और सैटरडे का अपना टाइम ड्यूरेशन रखा कीजिए ताकि आप लोग टाइम निकालकर उसको अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, बाकी काफी कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसी आर्टिकल को पहले ले लेते हैं, जो मुझे लगा पर्सनली, आप लोगों को मैंने कल भी डिस्कस किया था, पर थोड़ा सा और इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। बच्चों के इश्यूज के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस था जिसके तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारी एक क्लैरिफिकेशन दी गई। क्लैरिफिकेशन मतलब आप लोग समझिएगा अभी कि कई बार हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में लॉ तो बना दिए जाते हैं पास करके कि हाँ ये लॉ हो गया और यहाँ पर ये लॉ हो गया, तो उसको पर लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वहां पर उसमें कई सारी कमियां देखने को मिलती हैं। अभी जब एक पर्टिकुलर बच्चे को छेड़खानी की गई उसके साथ में और उसके जो घर वाले हैं केस को लेकर कोर्ट के अंदर पहुंचे, तो वहां पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई, तो उन्हीं बातों के हम लोग बारे में बातें करेंगे। तो यहां पर ये बोला गया कि एक तरीके से जो लॉ बनाए जाते हैं तो लॉ शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन द वे दैट डिस्ट्रॉय द इंटेंट बिहाइंड देम, यानी कि अगर कोई नियम बनाया गया है देश के अंदर, कोई कानून बनाया गया है, तो उसको इस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि जिस मनसा से बनाया गया वो मनसा बनी रहे, ना कि वो मनसा ही यहाँ पर न रहे। यानी कि जिस पर्टिकुलर माइंड में जो थॉट रखते हुए काम किया गया है उसी थॉट को आगे लेकर आप लोगों को चलना है। थॉट क्या है? थॉट क्या है कि बच्चों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, पर जब बच्चों के साथ में छेड़खानी होने लगती है तो फिर दिक्कत देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, काफी गंभीर त्रुटि थी यहाँ पर जो नागपुर हाई कोर्ट की जो बेंच थी यहाँ पर उसके द्वारा बॉम्बे के अंदर, तो उसने यहाँ पर एक केस सुनाया। उस केस के जो डिसीजन में उनके द्वारा ये बोला गया कि जिस पर्टिकुलर इंसान ने यहाँ पर अभी बच्चे के साथ में छेड़खानी की है तो स्किन से स्किन टच नहीं हुई है, उसने कपड़ों के ऊपर से उस बच्चे के साथ में छेड़खानी की है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर पोक्सो का जो एक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, उसका सेक्शन 7 यहाँ पर ये बोलता है कि स्किन से स्किन टच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्किन से स्किन टच होने का कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते कि स्किन से स्किन टच होगी तभी
भी यहाँ पर वो केस चलेगा। उसकी इसकी एक तरीके से उसकी इंटेंशन देखिए क्या थी, तो उसकी इंटेंशन इंसान की गलत थी उस बच्चे को टच करने की, तो इसलिए यहाँ पर ये केस आप लोगों को उस तरीके से देखना है कि इंटेंशन के पॉइंट ऑफ से, ना कि एक्ट के अंदर लिखा है कि स्किन से स्किन टच होगी तभी आप लोग उसको मानोगे, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गलतियों को सही किया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, वो सब सारे कोर्ट्स के पापा हैं, सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगी गवर्नमेंट की यहाँ पर, जो कि अप्रिशिएट करने लायक है, दो केस थे यहाँ पर, दोनों के दोनों केस जो है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे इसको लेकर यहाँ पर बेसिकली कोर्ट के पास में पहुंचे। यानी कि जब हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ डिसीजन दिया गया तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि खुद गवर्नमेंट जो है वो सामने निकल कर आई और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि आप लोग इनको गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने लॉ नहीं बनाया, हम लोगों ने लॉ बनाया कि बच्चों के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, तो आप लोग तो इसको गलत तरीके से देख रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा। ये बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे संविधान के अंदर मेंशन है। हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सारे केस जो भी गवर्नमेंट के होते हैं नॉर्मली इसी ऑफिस के द्वारा सुने जाते हैं। हमारी कंट्री में जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उनके द्वारा भी बोला गया कि कोर्ट के द्वारा यहां पर बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए था, जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा, कि बेसिक क्या है फैक्ट इसको एक्ट को बनाने का। तो सेक्सुअल अगर किसी की इंटेंट है, यानी कि सेक्सुअली अगर कोई चीजों को सोच रहा है तो उसके बारे में समझना चाहिए कि उसकी इच्छाएं क्या है, तो उस हिसाब से आप लोग केस को लेकर चलना है, ना कि यार स्किन से स्किन टच होगी तभी आप लोग इस केस को केस मानोगे। समझिए यहां पर मैंने दो केस के बारे में बात की आप लोगों से। पहला केस यहां पर यह था, एक 12 साल की बच्ची थी छोटी सी, उसकी जो ब्रेस्ट थी उसको प्रेस करने की कोशिश की जा रही थी ड्रेस के ऊपर से। तो ये यहां पर क्या बोला केस के द्वारा, उस पर्टिकुलर इंसान जिसके द्वारा ये हरकतें की गई उसको छोड़ते हुए यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि यहां पर स्किन से स्किन टच नहीं हुई है, तो इसलिए यहां पर ये एक इसके अंदर पोक्सो के अंदर केस नहीं बनता है। तो ये आप लोग बताइए, और कैसे यहां पर मतलब हरकतें इंसान करेगा, तो स्किन से स्किन टच करने को यहां पर नहीं माना गया। तो ये काफी एक बड़ी बात यहां पर देखने को मिली, उसको दोस्त मुक्त करार दे दिया गया उस इंसान को, तो ये गलत तरीका था यहां पर। तो एक तो ये केस निकल कर आया, जिन्होंने बोला कि दो केस में यहां पर गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, तो इसलिए इन केसों को फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी था। और हाँ, एक बात आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे आज मैंने आप लोग यहाँ पर वोकैबुलरी डाली है, कई सारे बच्चे बोल रहे थे वोकैबुलरी के लिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को एक तो सेंटेंस यहीं पर ही देखने को मिल जाता है जो वोकैबुलरी यहाँ पर रहती है, ठीक है। आप लोग सारी जो भी वोकैबुलरी यहाँ पर जैसे आप लोग को देखने को मिलेगी सारी जगह, जहां जहां पर भी यहाँ पर मैंने ये कलर है यहाँ पर वोकैबुलरी के लिए यूज किया है, तो उस पर्टिकुलर वोकैबुलरी के शब्द से आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे और तभी एक अच्छा आंसर भी आप लोग लिख पाएंगे। जब आप लोग के पास में एक अच्छा खासा खजाना होता है वोकैबुलरी का, तभी आप लोग अपना एक अच्छा आंसर दे पाते हैं। और अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर बोलनी भी है तो वोकैबुलरी आप लोग के पास में होनी चाहिए। तो इसलिए कोशिश ये करो कि जो भी वोकैबुलरी यहाँ पर आर्टिकल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, उनसे खुद आप लोग एक एक सेंटेंस फॉर्म करना। जब आप लोग उनको सेंटेंस को फॉर्म कर लोगे तो आप लोग अच्छे से यूज कर पाओगे, ठीक है। और यूपीएससी से एनडी हो गया, सीडीएस हो गया या सीएपीएफ वगैरह, इनमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, जो यहाँ पर एपीएफसी वाले में, इनमें सब में, ठीक है। तो इनमें आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार यहाँ पर आप लोगों से ये सारी चीजें पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जहां पर भी मौका मिलेगा वहां पर वोकैबुलरी डाला करूंगा। एटलीस्ट 5 वोकैबुलरी डेली रहा करेंगे, इससे ज्यादा ही आप लोगों को देखने को मिला करेंगे। आज तो हालांकि मुझे लग रहा है 10-12 से भी ज्यादा हो गई होंगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि अच्छे से आप लोग इनको अपना एक अच्छे आंसर राइटिंग में भी फायदा करेंगे, एस्से राइटिंग में, एथिक्स के पेपर में, हर जगह फायदा पहुंचाएंगे। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी कि एक तरीके से अगर मान लीजिए, देखिए सेक्सुअली अगर किसी को अराउज करना है, एक तरीके से नहीं, किसी को एक बॉडी पर हाथ फेरना, वो सारी चीजों, तो उन कैटेगरी को तो कपड़ों के ऊपर से अगर कोई कर रहा है, तो सेकंड केस में यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। यहां पर तो बिल्कुल ही हद कर दी, 5 ईयर ओल्ड, तो यहां पर एक तरीके से समझ सकते हैं 5 साल की बच्ची के साथ में हरकतें की जा रही थी, ठीक है। यानी कि यहां पर 12 साल की बच्ची थी और यहां पर 5 साल की बच्ची थी, तो दरिंदगी हैवानियत का आप लोग शिकार देखिए। तो यहां पर इस तरीके हरकतें की जा रही है। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है कि ओपन की जा रही थी जिप, ठीक है, पैंट की जिप ओपन की जा रही थी। तो इस तरीके से यहां पर क्या इसको आप लोग बोलेंगे कि ये फिट नहीं बैठता है सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन में। उसकी बॉडी के ऊपर हाथ फेरा जा रहा है, उसके हाथ उस तरीके से पकड़े जा रहे हैं कि सेक्सुअली उसको असोल्ट किया जा रहा है। और कोर्ट ने बोला कि यहां पर बॉडी से बॉडी टच नहीं हुई, उसकी ओपन की जा रही है उसकी पैंट की जिप। तो यहां पर क्या, और इससे फालतू क्या, जब पर्टिकुलर इंसान का जब रेप हो जाएगा तभी आप लोग बोलोगे कि हाँ एक बच्ची का रेप हो गया, तो वो सारी चीजें सही रहेंगी क्या। तो कोर्ट ने क्या किया यहां पर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था इन दोनों केस का उनको साइड में रखते हुए बेसिकली यहां पर ये बुलाया कि इस केस को, इस जो पोक्सो एक्ट है उसके अंदर आप लोगों को एडमिट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से फिर आप लोगों को सजा यहां पर सुनानी पड़ेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा रहा।
तो यहां पर इसीलिए इनके द्वारा समझाने की बात की गई है कि देखिए जब यहां पर लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका के द्वारा ये लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था, तो इनका इरादा ये था कि यहां पर बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। और बिल्कुल यही इरादा रहता है जब यूएन के बारे में आप लोग बात करते हैं, यानी कि यूनाइटेड जो नेशन है उसके कन्वेंशन के बारे में आप लोग बात करते हैं। यार ये कानून ही इसलिए बनाए गए कि बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना रखे और आप लोग उनका इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि जब तक उनको स्किन से स्किन टच नहीं होगी तब तक आप लोग उसको सेक्सुअली असोल्ट नहीं मानोगे, तो ये तो काफी संकीर्ण यानी कि नैरो व्यू हो गया यार आप लोगों का चीजों को समझने का। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर कोर्ट का मतलब क्या रह गया, वो इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। अगर लॉ को इस तरीके से लेके चल रहा है, उसको मान ही नहीं रहा है, उसको छोड़ दिया, तो इसका मतलब तो जो इसका मतलब तो जो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन है, एक्यूज जो है, उसके फेवर में ये काम कर रहे हैं। यानी कि जो कोर्ट है कहीं ना कहीं वो तो एक तरीके से फेवर कर रहे हैं यहाँ पर उस पर्सन को, उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो जजमेंट जो अभी यहां पर निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट का, वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहा। ठीक है, तो बोला गया कि ये ओनली मिस इंटरप्रिटेशन की बात तो आप लोग देख ही सकते हैं, नॉट ओनली मिस इंटरप्रिटेशन बल्कि एक सेक्सुअल इंटेंट भी आप लोग उनकी समझनी पड़ेगी कि उसके पीछे चल के आ रही है, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलेगी जो मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगी यहां पर, कि देखिए यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर लॉ का, यानी कि कोई पर्टिकुलर नियम कानून जो है पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया, अब उसका इंटरप्रिटेशन होना है, यानी कि उसको अगर आप लोगों को प्रेजेंट करना है, उसको समझना है, समझाना है, तो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करे, ना कि सोसाइटी के वेलफेयर से दूर भागे। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं कि बच्चे की जो छोटी सी बच्ची है उसकी ब्रेस्ट पर हाथ फिरा उस इंसान ने, और एक तरीके से दूसरे केस में यहाँ पर पेंट की चैन वगैरह खोल रहा है, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं आप लोग, तो कल को और आगे बढ़ेगा कोई, इसको लोन ये बोलेगा कि इसकी ब्रेस्ट पर हाथ फेरना या फिर हिप्स पर हाथ फेरना, बच्चों को इस तरीके से टच करना गलत तरीके से, तो ये तो कोई मतलब केस ही नहीं बनेगा, फिर तो पोक्सो के अंदर, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी इस एक्ट की, अगर आप लोग इनिशियल फेज में नहीं रोक पा रहे हैं। तो वही बात आती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो एक्ट है यहाँ पर, ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इशू भी काफी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर के अंदर अगर आप लोग इसको देखोगे तो। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस 2012 में इसको लेकर आया गया था। तो प्रोटेक्ट करना बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से हो, यहाँ पर पोर्नो, ये सारी चीजें, पोर्नोग्राफी कुछ भी न देखने को मिले। तो सेफ गार्ड का मतलब क्या है कि प्रिवेंट करना है आप लोगों को कोई ऐसी चीजें न देखने को मिले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के वेलबींग के लिए, वरना क्या होता है उनकी फिजिकली तो दिक्कत देखने को मिलेगी, इमोशनली भी काफी टूट जाते हैं बच्चे, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, और इसी के साथ में सामाजिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का वो भी नहीं हो पाता है। तो हर एक स्टेज पर बच्चे को ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, तभी चीजें यहां पर सुधर पाएंगी। तो ये एक्ट ने ये बोला है, तो असली मतलब इस एक्ट का यहां से निकल कर आता है। आप लोग एक्ट का मतलब ही नहीं समझ रहे, तो ये गलत तरीका है आप लोगों के इंटरप्रिटेशन का। जो शब्द एक्ट ने यहां पर लिखे हैं कि पेनिट्रेशन होगा एक सेक्सुअल एब्यूज में, यहां पर एक तरीके से नॉन पेनिट्रेटिव असोल्ट भी यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं कि फिजिकली किसी को पर्टिकुलर पकड़कर उसके साथ में सेक्स किया तभी आप लोग उसको समझोगे। ठीक है, इसी के साथ में हरासमेंट है, पोर्नोग्राफी अगर बन रही है उसके साथ में, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग लेकर नहीं चलोगे तो कल को जो मेंटली इल बच्चे हैं उनके ऊपर और अत्याचार होते हुए नजर आएंगे, जो समझ ही नहीं रहे उनके साथ में क्या हो रहा है, तो कैसे आप लोग चीजों को हैंडल करोगे। और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी है जो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कमिटेड जब एब्यूज इस तरीके की अथॉरिटी करते हैं तो फिर कैसे, तो आप लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, और जो भी केस ऐसा आता है उसको फटाफट 1 साल के अंदर निपटाइए, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा डर बैठ सके कि हाँ यार ये हरकतें नहीं करनी है। तो ये बातें यहाँ पर इसके अंदर बताई गई है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कोई क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछ ले वो तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग के लिए भी लिखने के लिए आ जाता है अब इसके बारे में, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ भी बातें आती है, तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लगा पर्सनली मुझे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक शब्द यूज किया जाता है यहाँ पर जिसको लेसेस फेयर आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर ये लेसे फेयर भी इसको बोला जाता है, प्रोनाउंस कई तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो शब्द है, इस शब्द का मतलब आप लोग समझिए, ये शब्द जो है ये हिस्ट्री में भी यूज किया जाता है। हिस्ट्री में खासकर जब यहाँ पर बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट के हाथ में चीज आ जाती है, तो कॉलोनियल टाइम पर भी इसको यूज किया गया, जब अंग्रेज अपने हाथ में एक तरीके से कमांड लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पर भी कई जगह यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। तो क्या मतलब है इसका, शब्द का मतलब है कि जो पॉलिसीज होती हैं वो अलाउ करती है प्राइवेट बिजनेस को डेवलप करने के लिए विदाउट द गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ये शब्द यूज किया जाता है। यानी कि जैसे हमारी कंट्री में अभी ये 3 एक्ट लेकर आए गए थे, तो उसमें डर ये बैठ गया था कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनी है उनको पावर मिलने वाली है, और उनको जो पावर मिलने वाली है उसके चलते यहाँ पर ये लग रहा था कि कल को वो अपनी मनमानी करेगी। तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। तो उसी के बारे में यहाँ पर अब बात की जा रही है। तो इसी के चलते क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने
बोला जा रहा है देयर इज ए नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आप लोग कीजिए बिफोर अनलीजिंग द लेजे फेरे जो पॉलिसी इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसको डिस्कस करना है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पावर देने से पहले एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आप लोग लेकर आइए, कुछ ऐसी नीति लेकर आइए ताकि मजबूत संस्था बन सके, तभी तो आप लोगों को उसको इंप्लीमेंट करने में फायदा रहेगा, वरना जो प्राइवेट सेक्टर है उसका काफी गलत तरीके से फायदा उठाता हुआ नजर आ सकता है। तो काफी क्वेश्चन अच्छा है, अटेम्प्ट करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। वैसे ऐसे भी रहेगा, तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कैसे आप लोगों को इसको लेकर चलना है। आंसर लिखने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, फिर फेसबुक पर भी आप लोग यहाँ पर इसको पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पोस्ट करने के लिए यहाँ पर लिंक आप लोगों के लिए रहता है, तो यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं रेगुलर आंसर लिखते हैं, तो आप लोग भी जाकर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगा और बाकी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है सारी, तो यहाँ से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझेंगे क्या क्या बातें हैं। कल हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जनता से बात करने आए, तो उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर जनता के सामने ये बातें बोली गई कि जो भी यहाँ पर हम लोगों ने 3 एक्ट लेकर आए थे, वो एक्ट के चलते हम लोग फार्मर को कन्विंस नहीं कर पाए, तो ये सॉरी इसके लिए कि हम लोग उसको कन्विंस मतलब फार्मरों को कन्विंस नहीं कर पाए। अब हम इनको रिपील करते हैं और आगे जो भी एक्ट हम लोग बनाएंगे वो प्रॉपर सबके साथ में कंसल्ट कर एक्ट को हम लोग बनाएंगे। तो ये काफी अच्छा है। तो अब यहाँ पर जो रिफॉर्म आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, स्टेट के साथ में प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, जो फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में, और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर मुद्दा देखने को मिला, तो एक समझदारी वाला स्टेप आप लोग गवर्नमेंट का यहाँ पर ये बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा खुद यहाँ पर बोला गया कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, तो पर्सनली खुद लोगों से आके उन्होंने बात की, और वो भी कल एक काफी इंपॉर्टेंट डे भी था। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक गुरु पर्व के तौर पर यहाँ पर सेलिब्रेट हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें सिखिज्म के अंदर तो और भी, ठीक है। वैसे तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, पर लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि अभी ये जो लॉ था ये क्या कर रहा था, ये एक मार्केट इकोनॉमी तैयार कर रहा था, यानी कि अभी फिलहाल अगर बात करें आप लोगों ने इंस्टीट्यूशनल ढंग से बनाई नहीं है और एक मार्केट इकोनॉमी के पीछे आप लोग पड़ गए। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि एक तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में आप लोग लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट में कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया, एप्पल, ठीक है, एप्पल आ गया या फिर मैंगो आ गए, ठीक है, तो यानी कि आम सदाबहार बड़े बड़े टेस्टी लगते हैं आम, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, अच्छा आप लोगों से पूछो सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा आप लोगों का, तो आप लोग किसको मतलब अपना श्रेय देंगे कि हाँ ये वाला मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है, ठीक है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो बोला यह गया कि अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई जो है वो प्राइस को डिसाइड करेगी, तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बीच में नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पर अगर मार्केट इकोनॉमी अगर वो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी लाना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बेस पर है, तो यहाँ पर कुछ फायदा और कुछ नुकसान आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फायदा तो ये रहेगा अगर डिमांड अच्छी खासी यहाँ पर और मार्केट में सप्लाई भी अच्छी है, तो एक बैलेंस बना रहेगा, तो लेने वाले को भी अच्छा लगेगा और जो खासकर मार्केट में बेचने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा, यानी कि कस्टमर और जो कंज्यूमर है और जो खासकर जो बेचने वाला है सेलर है, दोनों के लिए फायदा रहेगा। पर लेकिन सोचिए अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस कितने नीचे जाएगा, तो इससे किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इससे बहुत ज्यादा मतलब हाई ऊपर प्राइस पहुंच गया, तो इससे उन लोगों को कितना नुकसान हो सकता है जिनके पास पैसा नहीं है, उनको तो खाने का भी सामान नहीं मिलेगा। तो खासकर इस तरीके की चीज में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। तो आप लोग मार्केट इकोनॉमी ऐसे ही तैयार नहीं कर सकते, पहले लोगों के लिए आप लोगों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, जो ये स्टेप उठाए गए हैं, तो ये जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि काफी कुछ चीजें चेंज होती है यहाँ पर नजर आ सकती थी। फूड जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए खाना कैसे जाता है। पहले वो खाना अनाज जो है वो किसानों से खरीदा जाता है, तो किसानों से खरीदने के बाद में फिर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको स्टोर करती है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है यहाँ पर, जो कि लोगों तक चीजें पहुंचती हैं। तो ये प्रोसीजर फॉलो करने के पीछे अगर बात करें तो आप लोगों का एक प्रॉपर टारगेट रहता है कि कैसे आप लोगों को लेकर चलना है। पर लेकिन सोचिए अगर इसी प्रोसीजर के अंदर लोगों को डर लगने लगे तो क्या मतलब इसका रह जाएगा। तो यानी कि लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ पर जो बिग कंपनी आएंगी वो क्या करेंगी, वो किसानों को नुकसान पहुंचाएगी, प्रोक्योर करेगी मनमाने ढंग से और अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलेगी। पता चला उन्होंने ये बोला कि इससे ज्यादा प्राइस हम लोग तुमको देंगे नहीं, तो किसान दिक्कत में आ जाएंगे। तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया कि चीजों में बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से जो ये लॉ पास किए गए थे, ये काफी ज्यादा एक अनडेमोक्रेटिक वे, यानी कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू नहीं थे जिस तरीके से लॉ होने चाहिए।
तो ऑर्डिनेंस पास किया गया पहले, तो यानी कि पहले अध्यादेश लेकर आए आप लोग, फिर आप लोगों ने पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, तो किसी के साथ में विचार विमर्श किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर विचार विमर्श पहले आप लोगों के साथ में करना था, तब इसको इंप्लीमेंट करना था, पर लेकिन आप लोगों ने वो जरूरी ही नहीं समझा। तो ये तो एक तरीके से यहां पर अभी अगर ये बिल जो है, ये पहले एक्ट बिल फिर एक्ट बने, पहले ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आए, तो ये तो एक तरीके से जनता की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी यहां पर, अगर आप लोगों ने इनको वापस लिया है। तो ऐसा बोलने की कोशिश भी यहां पर राइटर कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर अगर बात करें तो अगर आप लोगों ने इनको वापस लिया और जनता के हिसाब से नहीं थे तो फिर ये सही है। अगर आगे बात करें तो यहां पर दो तरीके से और बातों को बोलने की कोशिश की जा रही है। अभी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ये क्यों किया गया है, तो राइटर यहां पर ये कहते हैं, एक तो इसलिए किया गया क्योंकि किसान जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बारिश आई दुनिया भर की, हवा पानी आंधी सर्दी सब कुछ चला गया वहां से, पर किसान अपनी जगह से हिले नहीं। दूसरा यहां पर ये बोला गया इनके द्वारा, देखिए कहीं पर भी ऐसे बीजेपी कांग्रेस लिखा रहता है ना, उनको कहीं पर भी आप लोगों को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर ये बोला गया है कि बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कि यहाँ भी अभी उत्तर प्रदेश और जो पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से इनके द्वारा ये स्टेप उठाए गए। तो इसी के चलते यहाँ पर जो अभी इनके द्वारा जो अप्रोच ली गई यहाँ पर, तो फ्लेक्सिबल भी है और प्रेगमेटिक भी है, यानी कि लचीलापन भी है इसके अंदर और व्यवहारिक भी है। पहले तो यहाँ पर प्रॉपर वे में बात ही नहीं हो रही थी किसानों के बीच में और जो गवर्नमेंट के बीच में, तो अब आगे चलकर ढंग से बात भी हो पाएगी। तो इस तरीके से अप्रोच लेना जरूरी है। तो राइटर जो है वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं कि बड़ा सही स्टेप उठाया गया, यही ऐसा होना चाहिए था। पर लेकिन यहां पर अभी एक शब्द आगे बोलेंगे भी यहाँ पर कि सही है स्टेप उठाया, पर लेकिन अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है कि हाँ इलेक्शन को लेकर स्टेप उठाया, तो फिर सही नहीं है, यानी कि इंटेंशन भी इंसान की अच्छी होनी चाहिए उस डिसीजन को लेने के पीछे। तो इसको भी राइटर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पर बोलते हैं कि ये 1 साल बाद डिसीजन आया ना, तो ये थोड़ा पहले आ जाता तो और अच्छा रहता अगर यहाँ पर बातें ऐसी हो रही थी। तो फार्मर जो है उनको भी यहाँ पर बोला गया कि फार्मर शुड नॉट ओनली विड्रॉ द प्रोटेस्ट, यानी कि उनको ओनली प्रोटेस्ट विड्रॉ नहीं करना है, बल्कि एग्रीकल्चर में आगे रिफॉर्म कैसे लेकर आना है उसके बारे में भी किसानों को बातें करनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि किसान अब बस यहाँ पर कि हाँ बस हमको यही काम करना था, अब किसान जो है फिर से उसी पैटर्न में आ जाए जैसे पहले थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि जो जो एग्रीकल्चर के अंदर दिक्कतें चल रही हैं उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए और गवर्नमेंट को किसानों के साथ में डिस्कस कर वो रिफॉर्म लेकर यहाँ पर आने चाहिए। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर एक तरीके से गलत नहीं है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट झुक गई तो ये कोई गलत काम नहीं है, यहाँ पर ये अच्छा रहता है। पर लेकिन ये झुका गया अगर पॉलिटिकल एक फायदे के लिए झुका गया तो फिर ये गलत है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पॉलिटिकल गेन के लिए झुक रहे हैं, ये रियलिटी में डेमोक्रेसी के लिए झुक रहे हैं, रियलिटी में जनता के लिए झुक रहे हैं, तो वो यहां पर होना चाहिए। अगर इंटेंशन पॉलिटिकल मोटिवेशन है तो फिर गलत बात है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है। अगर बात करें यहां पर अभी रिसेंटली ऐसा क्या दिक्कत देखने को मिली, देखिए सबसे बड़ी बात तो यहां पर देखने को मिली कि जो आज की डेट में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पंजाब के थे और हरियाणा के थे। पंजाब और हरियाणा जो है वो काफी अच्छे राज्य के अंदर आते हैं, जिनमें अगर बात करें ताकतवर राज्य के तौर पर इनको देखा जाता है, खासकर एक तरीके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर एक तरीके सपोर्ट के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सोशली काफी एक डोमिनेंट पर्सन है, यानी कि एक तरीके से काफी एक अच्छा सेक्शन है सोसाइटी का, और इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी पावरफुल ग्रुप है। चलो उनकी बात आप लोगों ने मान ली, पता चला कल को कोई गरीब तबका सोसाइटी का बैठकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा होता, उनकी बात आप लोग मानते नहीं, तो ये भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि एक तरीके से बात करें जो बीजेपी है वो डिफिकल्टी यहां पर पा रही है इसको हैंडल करने में, तो इसीलिए उनके द्वारा यहां पर चीजें यहां पर इस तरीके से लेकर आई गई, वरना यहां पर इसको हटाने का कोई मतलब नहीं था इस तरीके से 1 साल से जैसे चीजें चल रही थी। तो जो खासकर अभी बात करें, ये तो चलो यहां पर मैंने बात कर ली यहां पर इनके बारे में, अब जनरल अगर जनरल कोई लोग हैं उनके खिलाफ कैसे आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं तो भी आप लोग को समझना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई अमीर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसकी बात मान ली, और कोई गरीब आकर प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई दबा हुआ सेक्शन आकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसकी बात आप लोगों ने नहीं मानी, तो ये गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला, हालांकि किसानों पर भी उसको इंप्लीमेंट किया गया कि यहां पर क्या किया गया, उनको काफी लार्ज स्केल पर कि एंटी नेशनल बोला गया, ठीक है, एक तरीके से ट्रेटर उनको बोला गया, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली, उनके ऊपर देशद्रोह के चार्ज यहां पर लगाए गए, तो कई सारी ऐसे कंडीशन यहां पर देखने को मिली, तो उनसे यहां पर थोड़ी अब डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ में आगे जो भी रिफॉर्म आप लोगों को लेकर आने हैं तो उनको अगर आप लोगों को लेकर चलें तो वो सस्टेनेबल होने चाहिए और यहां पर इजी टू इन्फॉर्म एक तरीके से इन्फोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग जो उनके खिलाफ आकर खड़े हो जाए और आप लोग बोले नहीं हम तो इनको लगाकर ही मानेंगे, तो ये गलत होगा। उन्हीं के लिए जिनके लिए आप लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हीं के खिलाफ होकर काम कैसे चलेगा, तो एक बैलेंस में चीजों को आप लोग को लेकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ में जो रिपील यहां पर किया जा रहा है तीनों लोगों को,
तो यहाँ पर इसके चलते अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म कैसे लेकर आना है उसके ऊपर भी प्रक्रिया आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहाँ पर जो प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए वो फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के तहत होनी चाहिए, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अपील जो यहाँ पर रिपील किया गया है, तो उत्तर प्रदेश पंजाब में असेंबली इलेक्शन है, वो तो एक अलग बात होगी, पर लेकिन अभी यहाँ पर जो बीजेपी का इंपैक्ट है वो थोड़ा पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर आरएलडी जो है, यहाँ पर आरएलडी कौन सी, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में बेसिकली एक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, अजीत सिंह जी की थी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी। तो अजीत सिंह जी तो यहाँ पर रहनी है, अब उनके बेटे जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो खासकर वेस्टर्न साइड में आती है, तो पूरा फोकस जो है वो किसानों को लेकर चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो आरएलडी है, तो ये पूरा फोकस इनका किसानों पर था। तो अब वो इन्फ्लुएंस जो है वो अलग तरीके से देखा जाएगा, क्यों? क्योंकि जाट जो फार्मर है यहाँ पर अब वो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा काम कर दिया, एक तरीके से उनको रिपील कर दिया है, तो इनके बेस पर भी इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब समीकरण यहाँ पर इलेक्शन की बदलती हुई भी आप लोग को देखने को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। कांग्रेस जो है वो अपनी इसको विक्ट्री बोल रही है कि हाँ हम लोग जो है फार्मर को सपोर्ट कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर जीत गए, पर लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस को ही फायदा होगा, इससे बीजेपी को भी फायदा देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से अब देखने वाला मुद्दा है कि रिजल्ट कैसा निकल कर आता है जब आगे इलेक्शन होंगे। तो रिपील करना यहाँ पर इंक्रीज करेगा पॉलिटिकल स्पेस जो बीजेपी का है, ठीक है। ये आर्टिकल में हालांकि एक्स्ट्रा बातें हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इसके बारे में कि हाँ क्या क्या चीजें चल रही है। अभी यहां पर बोला गया कि जो बीजेपी है उसके जो सहयोगी थे जैसे कि अकाली दल हो गया, ठीक है, अभी वो भी यहां पर इनके साथ में मिलते हुए फिर से नजर आ सकते हैं, जो कि इस मुद्दे पर इनको छोड़कर गए थे। और जो यहां पर अगर बात करें अमरिंदर, जो कि यहां पर कांग्रेस से निकल कर आए, एक तरीके से काफी ज्यादा इनकी इंसल्ट वहां पर हुई, तो ये भी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं अगर बीजेपी जो है वो यहां पर छोड़ देती है, यहां पर बेसिकली वो जो रिपील कर देती है कानून को। तो आगे आने वाले टाइम में पंजाब में जहां पर आज के दिन में कांग्रेस है, वहां पर बीजेपी का तख्ता जो है वो भारी होता हुआ आप लोग को नजर आ सकता है। तो ये राइटर की यहां पर राय है। बाकी ये तो मैंने आप लोगों को राइटर की राय बताई, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, खासकर जो पंजाबी जो यहाँ पर हमारे जो दोस्त जो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को लग रहा है ग्राउंड लेवल पर, या फिर जो यूपी वाले हैं आप लोग बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर आगे चलने वाली है। तो ये मुद्दा इनके द्वारा यहाँ पर सामने रखा गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीजों को समझा रहे हैं, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो खासकर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्या क्या चीजें, अब उसके बारे में भी कुछ बातें करूंगा। ये तो पूरा आर्टिकल का मैंने मुद्दा समझा दिया आप लोगों को चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है उनको आप लोग बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरीके से उनको आप लोग यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग समझेंगे अब अच्छे से काफी, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। तीनों के तीनों कानून यहाँ पर कौन कौन से थे, तो यहाँ पर ये तीन कानून थे। पहला था द फार्मर्स जो प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 का। इसी के साथ में द फार्मर्स इंपावरमेंट प्रोटेक्शन, ये यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, और इसी के साथ में ये फार्म सर्विस एक्ट 2020 का। द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट जो एक्ट है ये है 2020 का। तो ये तीन एक्ट है, इनको रिपील करने की बात यहाँ पर की गई है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है जो समझाने की कोशिश की जा रही है, संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे 7वें शेड्यूल के अंदर में, तो संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, इसमें तीन लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ मुद्दे नजर आएंगे जो कि समझने लायक हैं। जब यहाँ पर संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में तीनों लिस्ट में से आप लोग देखते हो, इस 7वें शेड्यूल के अंदर में तो सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। अभी समझिएगा यहाँ पर जब बात करें एंट्री 33, तो एंट्री 33 करके यहाँ पर है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो जो एंट्री 33 है कॉन्करेंट लिस्ट में वहां पर, वो बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें तो उसको यहाँ पर यूज करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो एंट्री 33 है यहाँ पर, ये एक तरीके से घुस रही है एंट्री 26 और 20 है, जो यहाँ पर एंट्री 26 और 27 है वो है यहाँ पर किसकी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। यानी कि जो ये कानून बनाया गया है वो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट का यूज करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो स्टेट का जो हक है उसके अंदर घुसकर इसको कानून को बना सके। क्योंकि एग्रीकल्चर मेनली स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है नॉर्मली अगर एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी रिफॉर्म करना है। तो इस मुद्दे पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये एक्ट लाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए यहां पर इनको रिपील किया गया और यहां पर इनको रिपील करना ये अच्छी बात भी है यहां पर। तो पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो इनके द्वारा ये बोला गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बोला गया, अभी जो ये एजिटेशन थी पहले ये पंजाब और हरियाणा में चली यहां पर, फिर इसके द्वारा जो ये एजिटेशन थी अभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखीमपुर खीरी वाला केस है वहां पर ये बढ़ी। साउथ इंडिया के राज्य ने भी यहां पर इसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किए। अब ये फार्मर का जो प्रोटेस्ट है ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट बन रहा था, यानी कि ऑल ओवर कंट्री में ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका था। तो जहां जहां पर भी इलेक्शन होते रहते हैं वहां पर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको दिक्कत देखने को मिलती रहती, तो वो चीजें देखने को मिलती, तो इसलिए यहां पर इसको हटाया गया है।
तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इनके द्वारा रखा गया है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एपीएमसी के द्वारा, एपीएमसी के बारे में। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो कमेटी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये हो गया कि एपीएमसी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। पर लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो आती है, यहाँ पर ये फार्मर पे भी एक कंट्रोल रखती है कि यहाँ पर कोई भी किसान आकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और वो प्रोडक्ट जो है फिर यहाँ से मार्केट में जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि मुद्दा यहाँ पर यह कि जो प्रोडक्ट किसान आकर यहां पर बेचेगा वो जब मार्केट में जाएगा तो किसानों को यहां पर पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट मार्केट में जा सके मंडी का सहारा लेता हुआ। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह कि मंडी के अंदर ही किसानों को बांध कर रखा जाता है। तो यहां पर ये जो मंडी के अंदर किसानों को रखा जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि कम से कम इतना तो करो कि किसानों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी दो, किसान अपने हिसाब से काम कर सके, आप लोग उनको बांध के क्यों रख रहे हो। तो ये गलत मुद्दा है, इसे बांध के आप लोगों को रखना ही नहीं चाहिए। जैसे बिहार के अंदर अगर बात करें वहां पर एपीएमसी नहीं है, तो वहां पर कई सारे लोग ये बोलते थे कि बिहार के अंदर तो एपीएमसी है नहीं है, ठीक है। तो फिर भी वहां पर देखिए बिहार क्या ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, वहां पर सारी चीजें अच्छी चल रही है बिहार के अंदर में। तो अगर जहां पर एपीएमसी नहीं है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीजें चल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो ये बोला जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वो एपीएमसी को यहां पर खत्म करेंगे ताकि किसानों के ऊपर जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का आ जाए। एक बार प्राइवेट मार्केट में जाएंगे तो फिर पूरा मुद्दा देखने को मिलेगा। एक ट्रेडर एरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे मंडी है, मंडी में आप लोगों को प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है वहां पर अगर व्यापार करना है। ट्रेडर एरिया में क्या बोला गया, यहाँ पर ट्रेडर एरिया क्रिएट कर देंगे, उसमें ट्रेडर होंगे, जिनके पास में पैन कार्ड है बस वो ट्रेडर हो जाएगा। कल को पता चला कोई किसानों को लूटकर भाग गया तो कैसे उस सॉल्यूशन को आप लोग अच्छे से निकालोगे। और मार्केट फी की भी बात की गई, जो आप लोगों को मंडी के अंदर जाते हैं तो मार्केट फी लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया वो मार्केट फी भी यहां पर नहीं लगेगी, तो उसके तहत भी यहां पर छूट मिल जाएगी। तो हालांकि देखिए कुछ रिफॉर्म इसमें, कुछ बातें ऐसी नहीं थी बिल्कुल खराब ये एक्ट थे, कुछ बातें इसमें अच्छी भी थी। पर लेकिन जो मेन मुद्दा किसान जो यहां पर जिसके बारे में बात करते हैं वो बोले थे कि अगर तुम इस रिफॉर्म को लेकर आ भी रहे हो तो हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आप लोग गारंटी दे दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके हिसाब से जो एमएसपी होता है, सॉरी ठीक है एमएसपी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसके लिए आप लोग गारंटी दे दो कि हाँ आप लोग इतना सामान जो है वो हमसे प्रोक्योर करोगे, खरीदोगे। अगर वो आप लोगों को गारंटी दे देते हो तो फिर भी सही है, पर लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने वो गारंटी भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराई, जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो मुद्दे कई सारे ऐसे थे, कहीं जगह तो आप लोग यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो गलत नजर आएगी और कई जगह आप लोग किसान भी नजर आएंगे, तो गलत नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये था कि दोनों के बारे में अगर बीच का पाथ निकाले, बुद्धा का पाथ निकाले, तो कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म भी हमारे देश के अंदर में आ जाए और इसी के साथ में जो किसानों की जो एक तरीके से दिक्कत है उनको भी दूर किया जाए और गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो सबको साथ में लेकर चले। तो ऐसा इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक यहां पर जिसके लिए कानून आप लोग बना रहे हो अगर वही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो कैसे यहां पर आप लोग चीजों को आगे लेकर चलोगे। तो इसके चलते कई तरीके उदाहरण भी देकर यहां पर बातें बताई गई हैं। क्योंकि एपीएमसी मार्केट के अंदर अगर बात करें, किसान अगर जो हरियाणा और जो पंजाब के हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है और एपीएमसी में जो पैसा आता है उस पैसे का वो यूज भी करते हैं फिर रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि वो पैसा जो है वो खराब जाता है, कई बार कई सारे रिफॉर्म यहां पर यूज किए जाते हैं सोसाइटी में। तो कई सारे राज्य यहां पर क्या कर रहे हैं उसको अच्छे से यूज करें। अगर आप लोग उनके पैसे, अगर यहां से भी आप लोग जो मंडी से जो टैक्स लगा के उनको पैसा मिलता है, अगर वो भी आप लोग उनके पास में नहीं पहुंचने देंगे तो फिर किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर वो यहां पर रिफॉर्म कर पाएंगे। तो बैलेंस यहां पर क्या होना चाहिए, एक तो एपीएमसी मार्केट के अंदर जो किसानों को पावर नहीं दे रखी है बाहर जाने की, उनको पावर मिल जानी चाहिए। और दूसरा यहां पर एक जो फी वगैरह बहुत ज्यादा रहती है, जो बिचौलियों वगैरह है उनको भी आप लोग कम करो, ताकि किसानों की जो इनकम डबल करनी है 2022 तक का उसके ऊपर फोकस दिया जा सके। ये बेसिकली मुद्दे यहां पर देखने को मिले। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगला जो मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये डिस्कस करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में सबसे बड़ा बैंक, जिसको एसबीआई शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं, उसके फॉर्मर चेयरपर्सन थे जिनको अभी गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम था यहाँ पर, इनका नाम था प्रदीप चौधरी। तो यहाँ पर जब इनको बेसिकली गिरफ्तार किया गया तो हड़कंप मच गई कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े बैंक के चेयरमैन को आप लोग गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इंडिया में यानी बोलते हैं कि टू बिग टू बी फेल, यानी कि इतना बड़ा बैंक है, अगर ये गिर गया तो इसके नीचे सब कुछ डूब जाएगा। तो ये बातें बोलेगी। अब भाई साहब जो चोरी करेगा तो पकड़ा तो जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पर हम लोग ढूंढते फिरेंगे, अच्छा ये चोर है, ये चोर नहीं है इसको छोड़ देते हैं, ये चोर है ऐसा कर लेते हैं, ये चोर है चलो बच के निकल गया तो रहने देते हैं। अगर हरकतें की है तो पकड़ा जाएगा। और कई बार सियाणपत्ती में लोग पकड़े जाते हैं, अपने आप को ढेर सियाना समझते हैं, वो भी चीज आप लोगों ने देखी होगी।
अगर बात करें बैंकिंग के रिफॉर्म के बारे में, तो आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर बैंक के अंदर रिफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। अर्लियर जो बैंकिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार की गई थी, उसमें 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो नेशनलाइज किया गया था, यानी कि जो एसबीआई आप लोग का बना। 1956 के अंदर में 7 जो रीजनल बैंक थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, एसबीआई के। इसी के साथ में 1969 में तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया, यहाँ पर बेसिकली 14 जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 6 अदर जो यहाँ पर शेड्यूल बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया 1980s में, और काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया गया 1991 में। तो हमारे कंट्री के अंदर में बहुत सारे रिफॉर्म आए और एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आगे चलते चलते हम लोग यहाँ पर आकर पहुंचे। तो कोई भी आनंद फानन में ऐसा नहीं हो रहा कि बस मजे मजे में सारी चीजें हो रही हैं। तो ये समझने वाला यहाँ पर मुद्दा है। अगर बात करें, बहुत सारे रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को देखने को मिली, खासकर 1991 में जब हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिल रहा था। यह माना जाता है कि 7 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास में भी नहीं बचा हुआ था, कि अगर ऐसे ही चलता रहता तो कंट्री की जो इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने वाली थी। तो इसके चलते फोकस दिया गया। तो इसी के चलते जो फॉरेक्स जो रिजर्व है यहाँ पर वो एक्सट्रीमली लो था। तो वो आज के दिन में पता है आप लोगों को फॉरेक्स रिजर्व कितना है? फॉरेक्स रिजर्व एक ऐसा पैसा होता है जो दूसरी करेंसी की फॉर्म में हम लोग रखते हैं, ताकि कल को परचेज करना पड़े, कुछ खरीदना पड़े तो हम लोग उसको वहां पर यूज कर सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से भी नीचे आ चुकी थी। सारे जो बैंक थे वो एक तरीके से लंगड़ाकर लड़खड़ाकर चल रहे थे। अब पता नहीं था कद में यहाँ पर गिर जाए। तो इसके चलते यहाँ पर जो कोलैप्स के तरीके पर आकर बैठ गई। तो उस टाइम पे आए रजनीकांत। और रजनीकांत कौन थे? वो थे 007 जेम्स बॉन्ड, वो थे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने आकर सिचुएशन को संभाला और एक अच्छी डायरेक्शन में चीजों को लेकर गए। तो यहाँ से काफी अच्छे पर चीजें आप लोगों को होती नजर आई। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर याद रखेगा, एक कमेटी जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको बोलते हैं नरसिम्हन कमेटी। तो ये जो कमेटी है, इसके द्वारा ये कमेटी थी फर्स्ट कमेटी, ठीक है। तो इनको बेसिकली पितामह बोलते हैं इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म का। तो नाम याद रखेगा, मिस्टर एम नरसिम्हा। तो इनके द्वारा जो फर्स्ट यहाँ पर कमेटी बनी, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी जो यहाँ पर सेटअप की गई। तो यहाँ पर जो बेसिकली मिस्टर मनमोहन सिंह जो थे, ठीक है, तो 14 अगस्त 1991 में तो फाइनेंस मिनिस्टर, तो इनके द्वारा चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की गई, ठीक है। तो चेयरमैनशिप को थी यहाँ पर इनके अंदर ये बनाई गई। तो यहाँ पर इसके चलते जो रिफॉर्म की बात की गई, एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बैंकिंग के अंदर होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म होने चाहिए, फंक्शनल और प्रोसीजर रिफॉर्म होने चाहिए, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को उस लेवल पर ले जाकर चलने की बात इनके द्वारा की गई, ताकि लार्ज स्केल पर इसका लोगों को फायदा हो सके और ये और बड़ा रोल प्ले कर सके हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यानी कि मतलब तो ये ना, अगर रोल प्ले नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब रह गया उस चीज का, ठीक है। तो इसलिए जरूरी हो गया यहाँ पर। तो नरसिम्हा कमेटी की जो रिपोर्ट है यहाँ पर, जो सेकंड रिपोर्ट यहाँ पर आई, फिर 1998 में निकल कर आई। तो सेकंड नरसिम्हन कमेटी जो थी वो बनाई गई मिस्टर पी जो चिदम्बरम के द्वारा 1997 में, जब ये थे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, पहले मनमोहन सिंह जी के द्वारा और दूसरी चिदम्बरम जी के द्वारा। तो कमेटी के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट। तो फाइनेंस जो मिनिस्टर यहाँ पर आगे चले, फिर यहाँ पर यशवंत, ठीक है, यशवंत सिन्हा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कमेटी के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की बात की गई। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में बात की गई, साइज ऑफ द बैंकिंग और रिव्यू द प्रोग्रेस इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिली। तो अलग अलग टाइम पे यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिफॉर्म लेकर आए गए। तो अभी जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये इतनी दिक्कत देखने को मिली और जो इनको गिरफ्तार किया गया, आखिर वो केस क्या है उसके बारे में अगर बात करूं, जैसलमेर के अंदर जब आप लोग जाएंगे राजस्थान के अंदर में, तो यहाँ पर राजस्थान में जैसलमेर के अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है, यहाँ पर होटल बनाए जा रहे थे। तो जब ये होटल बनाए जा रहे थे तो उस टाइम पर यहाँ पर ये चेयरमैन थे, तो इन्होंने लगभग 24 करोड़ रुपए का तो उनको यहाँ पर एक तरीके से लोन दिया, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए यहाँ पर कैश में प्रोवाइड कराए। और ये जो केस था ये था 2007 का केस। तो ये जो लोन दिया गया और ये जो कैश प्रोवाइड कराया वो आगे चलकर एनपीए बन गया। एनपीए क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये आगे चलकर जो एनपीए बन गया, जिसको आप लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर लगा कि यार ये कैसे बन गया, इसको देखना पड़ेगा। तो 2009 में यहाँ पर इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी दे दी गई, यानी कि वो एसेट, वो पैसा जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अब रिटर्न नहीं आने वाला है। तो फिर चला प्रोसीजर की कैसे इसको निकालना है। तो मुद्दा निकल कर आया, उसको बोला गया बेसिकली डीआरटी। सॉरी यार, ध्यान रखो अब थोड़ा सा सेहत का, ठीक है। 2013 में डीआरटी बनाया गया। तो बोला गया कि यहां पर पैसा रिकवर करना है। देखिए हमारी कंट्री में कई सारे एक्ट है, ऐसा नहीं है कि बस डीआरटी हो गया। आप लोगों को देखने को मिलेगा सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी, जो बेसिकली ये यहां पर इंटरेस्ट निकल गया, जिसको सरफाइसी एक्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में यहां पर असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रहती हैं, और आगे भी चलोगे तो यहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी रहते हैं। इसी के साथ में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी लाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे रिसेंटली अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा भी रिफॉर्म किए गए हैं। तो मुद्दा यह था कि इसके पैसे को रिकवर कैसे किया जाए। तो फिर वहां से पैसे को रिकवर करना स्टार्ट किया गया। तो वहां से चीजें जो हैं और समझ में आने स्टार्ट हो गई कि क्या क्या चीजें चल रही हैं।
तो बेसिक पर्पज यही है कि आगे चलकर कोई जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लूप होल होते हैं उसको यूज न करें और कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को आगे न मिले। तो कई सारे लोग तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके द्वारा ये हरकतें की गई हैं वो काफी खतरनाक थी। यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में एक तरीके से नहीं, बैंकिंग सिस्टम को हिलाने वाली चीजें हो जाती हैं फिर कि हाँ ये क्या हो गया, इतने पैसे कहाँ चले गए, क्या क्या हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर चीजें इसलिए जरूरी है कि आप लोग को एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम उससे पहले आप लोग को अपना जो सिस्टम है वो दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि कोई भी उसका ताकि फिर से कोई दूसरा हर्षद मेहता ना बने उस तरीके से लूप होल को यूज करके। तो ये गलत तरीके हैं, तो इसलिए यहाँ पर कई सारे रिफॉर्म के बारे में बात की गई। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को इसके लिए होना चाहिए। तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। अब क्वेश्चन बनेगा, कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो आप लोगों को देखने को मिला फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में चीजें लिखी पड़ी है, पर लेकिन वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर फिनटेक जो यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है। फिनटेक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, जैसे स्टडी लवर वीर है ना उसको आप लोग एसएलवी बोल देते हैं, तो इसी तरीके से फिनटेक है यहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर अदर जो टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में यूज कर उसको सपोर्ट कर एक तरीके से, तो यूज टू सपोर्ट और एक तरीके से इनेबल करना बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल सर्विस। तो ये बेसिकली मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो अभी यहां पर ये तमिलनाडु के अंदर चीजों को सपोर्ट करने के लिए फिनटेक टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को यूज किया है, बिग डेटा और डेटा एनालिसिस को यूज किया है, रोबोटिक्स जो प्रोसीजर एनिमेशन है उसको यूज किया है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। क्राउड फंडिंग यहां पर देखने को मिलेगी। क्राउड फंडिंग क्या है कि सब आकर यहां पर पैसा देंगे। ठीक है, मोबाइल जो पेमेंट्स हैं या फिर रोबो एडवाइजर कई बार देखने को मिलेंगे ना कि रोबोट काम कर रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर इंश्योरेंस और जो इंश्योरेंस जो टेक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में रिगटेक। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का काफी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है अगर इफेक्टिवली चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसी को तमिलनाडु में अभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो जब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों से पूछे तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन के बारे में कि अच्छा ये क्या हो रहा है, इसको कैसे कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों से यहां पर पूछी जा सकती हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, और डायरेक्ट जो क्वेश्चन बन जाएंगे वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। कई बार वैसे आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, तो फिर से आप लोगों का एक रिवीजन भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं एजुकेशन के बारे में तो कई सारे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, तो पार्ट 3 के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, तो यहां पर आर्टिकल 21 का जो ए है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था। ये एजुकेशन को क्या किया गया था, पहले स्टेट लिस्ट के अंदर आता था और फिर उसको वहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लाया गया, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो कई बार मैं बता चुका हूं। बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये जो यहां पर राइट टू एजुकेशन लाया गया, ये लाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और ये किया गया 2002 में, और फिर 2002 में अमेंडमेंट करके इस अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया 2009 में। तो ये यहां से निकल कर आया कि हाँ बच्चों के लिए एजुकेशन को आप लोग को प्रोवाइड कराना है। तो आर्टिकल 21A के तहत आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड करानी है। तो ये मुद्दा इतनी बार आप लोग को पढ़ा चुका हूं, अब आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आती है पार्ट 4 के अंदर। जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आर्टिकल 45, 45 और आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रोविजन है ये बोलते हैं कि यहां इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि एजुकेशन आप लोग ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेसिबल हो, लोगों को यहां पर एजुकेशन मिल सके, और कहीं ना कहीं इक्विटेबल भी होना चाहिए, और मोर मुद्दा किया जाए तो अफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि लोग जो है उसको बेसिकली एजुकेशन को एंजॉय कर सके। तो ये मुद्दा किया गया। इसी के चलते हमारी कंट्री में क्या किया गया, अभी यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यहां पर हमारी कंट्री में अभी तीसरे नंबर की पॉलिसी लेकर आएगी। तो इसके चलते एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की भी यहां पर बात की गई। तो ये भी मुद्दे आप लोग याद रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर पूरे डिटेल में आप लोगों को समझना है तो अलग से लेक्चर बना रखा है, सर्च कर लेना NEP बाय वीर, वहां पर डिटेल में लेक्चर देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए उसको देखना, और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे, अब तक भी क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए को लेकर कंफ्यूज आप लोग मत हो जाना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से
पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है यार, अगर ढंग से समझोगे तो चीजों को अच्छे से लेकर भी चल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। बाकी एजुकेशन में ये भी बात की जाती है कि हम लोग को एजुकेशन में ना अपनी कंट्री की जीडीपी का अच्छा खासा एलोकेशन देना चाहिए। अभी फिलहाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बोला गया कि 6% हमारी जीडीपी का जो होना चाहिए वो हम लोग को एजुकेशन के अंदर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारी कंट्री में जो पॉलिसी आई थी वो थी 1968 में, ठीक है। फिर आई 1986 में। अब यहाँ पर ये कब आ रही है, यहाँ पर ये 2020 में निकल कर आई तीसरी एजुकेशन पॉलिसी। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, सारी बातें डिटेल में आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो अब आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है केयर अर्थ ट्रस्ट के बारे में। केयर अर्थ ट्रस्ट जो है यहाँ पर ये काम कर रही है बेसिकली तमिलनाडु वाले एरिया में जहां जहां बाढ़ आ रही है, तो उसको मैप पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल को कोई ऐसी कंडीशन देखे तो उसके बारे में हम लोग समझ सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा बोला गया यहाँ पर कि सेटअप करेगी यहाँ पर एक कंप्लेंट जो सेंटर रहेगा स्कूल के अंदर में। तो ये किसके द्वारा, ये भी तमिलनाडु के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं। इसकी जो काउंसलिंग भी की जाएगी उसके लिए हेल्प नंबर 11417 इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो मुझे अच्छा क्या लगा यहाँ पर, आप लोग सोचिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी बनाई जाएगी, यानी कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करनी है अगर कोई पुलिस जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। इसी के चलते स्कूल के अंदर जब आप लोग जा रहे हैं तो वहां पर कंप्लेंट ऑथोरिटी आएगी। मान लीजिए कोई टीचर हो गया, कोई स्टाफ हो गया, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जो सिस्टम होता है वो दुरुस्त होता है और अच्छे से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए तो वहां पर आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर कि जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि फार्मर वाले मुद्दे को यहाँ पर अपोजिशन वाले जो है वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये कमेंट होते हैं, अभी इनके द्वारा किया गया, फिर अपोजिशन वाले करेंगे। तो ये इनकी तूतू में चलती रहती है आपस में, तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इनकी तूतू में अपना दिमाग खराब नहीं करना है। इनको आप लोग को देखना है कि हाँ सीरियल चल रहा है सामने और आप लोग को उसको एंजॉय करना है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखा कीजिए। अभी जो महबूबा जी हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये हटाया गया था आप लोगों के द्वारा 2019 में, उसको फिर से उसी तरीके से यथास्थिति उसकी लेकर आइए 5 अगस्त 2019 से। तो देखिए ये तो ना होने पा रहा अभी जो आप लोग, मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ ये है कि कैसे वहां पर नॉर्मल सी लेकर आनी है वो मुद्दा है, उसके ऊपर फोकस देकर चला जा सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, ठीक है। हमारी कंट्री के द्वारा अगर बात करें तो इंडिजिनस चोपर जो खासकर ड्रोन वो हैंडओवर किए गए आर्म फोर्स को हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। और ये सारा काम कहां पर देखने को मिला, तो झांसी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये देखने को मिला। झांसी उत्तर प्रदेश में क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो सारे इनोग्रेशन अभी आसपास में आप लोगों को वहीं पर ही नजर आएंगे। तो गवर्नमेंट का क्या रहता है, बेसिकली नॉर्मली आप लोगों को चीज देखने को मिलती है और ये पहले भी गवर्नमेंट किया करती थी, अब यही गवर्नमेंट नहीं है। मैक्सिमम का ये रहता है कि जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए इलेक्शन से पहले उनको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर एक भावना जगे कि हाँ कुछ अच्छा करने वाले हैं। हालांकि पहले से भी चीजें चलती रहती हैं, पर लेकिन इलेक्शन के टाइम पर थोड़े से और मुद्दे बढ़ जाते हैं। और जरूरी भी है जब लोग उससे, देखिए ये गवर्नमेंट मानता नहीं हूं पॉलिटिकल पार्टी की इसमें कोई गलती है, ठीक है। अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो लोक लुभावनवाद की नीति चलती रहती है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होना छोड़ दोगे तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, फिर वो ऐसी हरकतें करना भी छोड़ देगी। वो बेसिकली अपने पूरे टाइम पीरियड में ढंग से काम करेगी, ऐसा नहीं कि जब इलेक्शन आ रहे हैं तब वो काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है ये जो यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उनको आगे लेकर चला जा रहा है। और यहाँ पर HAL जो है बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो यहाँ पर काम कर रही है इन सब मुद्दों के ऊपर। तो एक अच्छा तरीका है, अपनी ही कंट्री में अपनी ही चीजों को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर में। चाइना की गंदी हरकतें आप लोग देख ही रहे हैं, चाइना कैसी बदतमीजी काट रहे हैं, और एक बदतमीजी तो इतनी होगी जो सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर चाइना के अंदर क्या किया गया। चाइना की एक पर्टिकुलर जो प्लेयर थी वो गायब कर दी गई है। तो UN ने बोला है कि भाई साहब है कहां वो, पर जैसे जैक मा साहब ने बोला था यहाँ पर कि इकोनॉमी के बारे में कमेंट किया था जैक मा ने, ठीक है। तो जब जैक मा ने कमेंट किया उस टाइम पर जैक मा जो थे वो लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए गायब हो गए। तो चाइना के अंदर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर एक टेनिस प्लेयर है, उनके द्वारा फॉर्मर जो वाइस प्रीमियर है उनके ऊपर कमेंट किया गया कि उन्होंने सेक्सुअली असोल्ट किया था मुझे। तो ये जब इनके द्वारा बोला गया तो पिछले कुछ समय से अभी ये गायब है, इनका पता नहीं है कहां पर ये है। तो ये है चाइना, जिसको नहीं आप लोग देखते हैं कैसी गंदी हरकतें कर रहा है। अभी यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बोला गया कि अभी जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक होंगे, अभी ओलंपिक कहां पर हुए थे,
पता है आप लोगों को यहाँ पर जापान के अंदर। अच्छा, हमारे देश के द्वारा कितने मेडल जीते गए, आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड में मेडल जीते गए हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से फील्ड में नहीं, मतलब कि मतलब जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने जीते गए हैं, दोनों में बताना है यहाँ पर, ओलंपिक में भी और इसी के साथ में पैरा ओलंपिक के अंदर भी, ठीक है। अभी देखा आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए, टोटल मेडल भी आप लोग बताइएगा। तो बीजिंग के अंदर अभी यहाँ पर आप लोगों को विंटर ओलंपिक देखने को मिलेगी, तो उसमें पार्टिसिपेट करने से ये यूएसए ने मना किया है, पर लेकिन यूएसए ने मना नहीं किया है, यूएसए की जो टीम है, जो प्लेयर है, वो तो खेलने जाएंगे, पर लेकिन डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है, यानी कि डिप्लोमेटिक के पॉइंट ऑफ से उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करने का तरीका इनके द्वारा दिखाया गया, यानी कि प्लेयर पर इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि प्लेयर जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर क्योंकि इंपैक्ट डालना है, उनको न जाने दे, तो ये गलत बात होगी। पर हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से बाइकआउट करेंगे इसका। तो ये बातें हैं। तो चाइना की हरकतें आप लोग समझ ही रहे हैं अपने देश के साथ में भी। तो हमारी कंट्री के जो आज की डेट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। देखिए आज की डेट में भी जो है बेसिकली मास्क यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी इनको यूज करते रहिए। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप लोग चीजों को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे एरिया में केसेस देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन अभी मैं बाहर गया था, तो जब भी देखता हूं तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है उसको बड़े ही हल्के में ले चुके हैं। जब दिक्कतें आती हैं, सर पे नाचने लगती हैं, तब इंसान सुधरता है। तो ये गलत तरीका है, तो ऐसे नहीं करना है, स्टार्टिंग से अपने आप को थोड़ा सा सही लेके चलना है, ठीक है। तो सिंगापुर और इंडिया की जो टाई है उसको बूस्ट करने की कोशिश अब की जाएगी अच्छे से। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया के द्वारा फंड किया जाएगा जाफना कल्चर जो सेंटर है यहाँ पर। ये जाफना बेसिकली जब श्रीलंका के अंदर आप लोग जाएंगे तो नॉर्थ में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कई सारे हम लोग डेवलपमेंट के काम करते हैं, सड़कें बनाना, घर वगैरह बनाना, स्कूल की मरम्मत कराना, तो उसमें पहले भी हम लोगों ने काम किया है। तो इंडिया जो है यहाँ पर 11 मिलियन का लगभग यहाँ पर डॉलर का हम लोगों ने अभी यहाँ पर ग्रांट यहाँ पर इनको दिया था। ग्रांट का मतलब है कि जो अभी रिटर्न नहीं आएगा, यानी कि जो गया तो गया, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। आखिर क्यों डेवलपमेंट करें? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा तमिलनाडु से यहाँ पर काफी सारे लोगों को ले जाया गया था खेती कराने के लिए। फिर अंग्रेज तो चले गए, पर यहाँ पर चीजें उस तरीके से देखने को नहीं मिले, तो उसको चीजों को यहाँ पर सुधारने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद में ये लोग यहीं पर ही रहने लगे। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। श्रीलंका पता है कब आजाद हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया भी था। चलिए आप लोग बताइए श्रीलंका और चाइना कब आजाद हुए थे? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखता हूं कौन बताता है। पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जापान के द्वारा यहां पर बेसिकली अभी अनवील कर दिया गया है। ये क्या है? एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि एक नहीं पेंडेमिक जो चल रहा था कोरोना वायरस के चलते, तो उसके अभी बेसिकली बात की जा रही है, वो अनवील कर दिया कि पेंडेमिक जो है उसके लिए पैसा खर्च करेंगे 490 बिलियन, तो इकोनॉमी के अंदर डाला जाएगा ताकि इकोनॉमी को इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ी बात है यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चीजें की गई थी। यूके जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है हमास, उसको यहाँ पर अभी इनके द्वारा बैन कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर ये न्यूज में रहती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर कहां पर देखने को मिलेगी, इसको समझने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर, जब आप लोग मैप पे जाएंगे तो अपनी प्यारी कंट्री है, तो यहां से थोड़ा जूम करके आप लोग देखेंगे तो सीरिया और यहां पर हो गया इजराइल, लेबनान, जॉर्डन। तो इजराइल के अंदर जो बेसिकली पैलेस्टीन वाला पोर्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, एक है गाजा स्ट्रिप और दूसरे को बोलते हैं यहां पर, ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ये हो गया वेस्ट बैंक। तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जब आप लोग जाएंगे तो गाजा स्ट्रिप में जो ग्रुप है उसको हमास ग्रुप आप लोग बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली हमास ग्रुप है ये एक टेररिस्ट ग्रुप की कैटेगरी में यहाँ पर आज के डेट में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। आप लोग बताना वेस्ट बैंक में जो ग्रुप है उसका क्या नाम है, उसका नाम आप लोग को बताना है। तो ये काफी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो इसलिए न्यूज में है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पहली बार यूएसए की हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिला कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो अपना चेकअप कराने के लिए गए। तो यहाँ पर कोलोनोस्कोपी का चेकअप कराने के लिए यहाँ पर गए, तो लगभग 1 घंटे के करीब, यानी 1 घंटे के 1 घंटे ज्यादा था, पता नहीं मतलब कुछ घंटों के लिए 1 घंटा 25 मिनट के करीब यहाँ पर जो यूएसए की प्रेसिडेंट बन गई वो थी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो कमला हैरिस हिस्ट्री में यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट बना दिया गया 1 घंटे 25 मिनट के लिए। तो ये उन्हें आता है कि कुछ पता चला क्या चीजें चल रही हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम लोग पोस्ट को निर्वाह नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज देखने को मिलती है। जो बाइडेन की हिस्ट्री आप लोग जाकर पढ़िएगा, आप लोग मतलब सैल्यूट करेंगे पर्सन को, मतलब कैसी कैसी दिक्कतों से गुजर कर इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कभी इंसान के बारे में पढ़ा करो, आप लोग को बहुत सारी चीज जानने को मिलती है, तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो लेक्चर कैसा लगा उसको आप लोग बता सकते हैं लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगेगी, आप लोग इसको लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं। 1 सेकंड में आप लोगों को फीडबैक देने का मौका मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ।
कार्टून के बारे में जो पूछा उसके बारे में लिखा जरूर कीजिए, बाकी क्या चल रहा है वो पूरा मैंने बताया। तो यहाँ पर सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए, अच्छी से जिंदगी को एंजॉय कीजिए आप लोग। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में काफी डिटेल में बातें समझी। इसी के साथ में एक शब्द जिसको आप लोग मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं वो भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पर देखी जो कि इंपॉर्टेंट थी, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में कौन कौन से यहाँ पर ये एक्ट है वो समझा। इसी के साथ में यहाँ पर जो 7 शेड्यूल के बारे में कुछ बातें करी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे यहाँ पर बच्चों के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में कुछ भी चीजें हो तो इनके बारे में याद रखेगा, और एग्जाम के लिए नहीं ओनली पर्सनल लाइफ में भी इनको याद रखना यार, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म के बारे में मैंने बात की, क्या मुद्दा था यहाँ पर वो पूरा समझा, और कहां कहां पर क्या क्या रिफॉर्म आए तो ये सारे हम लोगों ने देखे। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में समझा। एजुकेशन के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये केयर अर्थ ट्रस्ट करके तमिलनाडु के अंदर कुछ रिफॉर्म लाने की बात करी जा रही है। कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में बात की, रिफॉर्म के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ मुद्दे और थे। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने इंडिजिनसली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। और हाँ एक छोटा सा ये आप लोगों का टॉपिक रह गया, एक सेकंड यार इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये फायदा होता है, जो लास्ट तक सुन के जाएगा ना अब उसका बचेगा नहीं, और जो पहले ही भाग गए ना कई सारे छोड़ के भाग जाते हैं कि हो गया बस राम राम सत्य है, उनका फिर यहाँ से क्वेश्चन छूट जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे बेसिकली पार्ट किसके अंदर, पार्ट 4 के अंदर, तो पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। उसके अंदर आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि चाहे कोई मुस्लिम कम्युनिटी की महिला हो, चाहे हिंदू की, कोई सिख की, कोई ईसाई की, तो महिला का अगर डाइवोर्स होता है अपने हस्बैंड से तो उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसके चलते देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल और याद रखिएगा, आर्टिकल 37 यहां पर है। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि डीपीएसपी जो है उनको एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा, जैसे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर फंडामेंटल राइट अगर इसका हनन होता है कोर्ट में जा सकता है, पर लेकिन डीपीएसपी का हनन होगा तो कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 2, 37 और 44, तो याद रखिएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेना और यहां से जाकर मेरे साथ में मिल सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।